नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि पीजीटी टीजीटी इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं। तो उसी में उसी की लाइन में ये एक आज का जो वीडियो है ये आपके लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर जो पीजीटी में है उससे रिलेटेड है। हालांकि मैंने इस चैप्टर में 10 ही क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन वो 10 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पूरा वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए और बिल्कुल ये हेल्प करेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल ये मॉडल क्वेश्चंस हैं आपके, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो जिसके लिए आपको डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है। अब आपको पता चल जाएगा जब ये क्वेश्चंस करेंगे कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना डिटेल स्टडी किए क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। जैसा कि पता है हमें, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है वो आपका सेकेंड चैप्टर है। इसमें दो स्टोरीज़ हैं। एक साहिब आलम की, मीन्स वो रैक पिकर्स हैं जो सीमापुरी पेरीफेरी में रहते हैं, जो रैक पिकिंग का काम करते हैं। दूसरी स्टोरी है मुकेश के बारे में, जो एक ऐसे परिवार से है जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। तो ये उनकी कंडीशन के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया कि उनकी कैसी कंडीशन है, उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन से लोग हैं और इनके लिए क्या करना चाहिए। तो एक तरीके से ये सरकाज़्म है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पे या एक हमारे कंट्री पे कि उनकी कंडीशन के जो भी है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि उनको वो एज ए अपना बेनिफिट के रूप में यूज कर रहे हैं, केवल वोट लेने के लिए यूज कर रहे हैं, बल्कि कोई भी इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग डिटेल में चैप्टर पढ़ लीजिएगा, फिर इन क्वेश्चंस को देखना, या क्वेश्चन देखने के बाद आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे विच वन इज़ नॉट ट्रू, पहला क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है साहब इज़ पुअर येट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ठीक। दूसरा है द रैक पिकर्स माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका एंड फाउंड अ सेटलमेंट इन सीमापुरी। तीसरा है द ऑथर केम अक्रॉस साहब फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन हर नेबरहुड। थिंग्स लाइक ए कॉइन और टॉन शूज आर एज प्रीसियस एज गोल्ड फॉर दीज रैक पिकर्स। तो जब हम पढ़ते हैं तो जैसे डी वाला ऑप्शन देखते हैं, थिंग्स लाइक ए कॉइन और टॉन शूज और एज प्रीसियस एज गोल्ड फॉर दीज रैक पिकर्स। तो ये सच है। इसकी बात होती है कि उन बच्चों के लिए जो रैक पिकिंग का काम करते हैं, तो इवन एक कॉइन उनको अगर मिल जाए या फटे जूते या ऐसी कोई भी चीज़ें जो लोग यूज करके फेंक देते हैं, तो वो उनके लिए गोल्ड की तरीके से थी, सोने की तरीके से थी, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि उनको बेचारों को मतलब एफर्ड नहीं कर सकते थे ये सारी चीज़ें। तो कई लोग होते हैं जैसे अमीर लोग हैं, तो वो थोड़े दिन पहना, उन्होंने कुछ उसको फेंक दिया, उसको कर दिया, तो उनसे उनकी आंखें चमकने लगती थी, वो खुश फील करते थे इन चीज़ों को पहन कर पा कर के। तो ये सच है। दूसरा है द ऑथर केम अक्रॉस साहब फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन हर नेबरहुड। जो ऑथर हैं इसकी अनीस जंग हैं। तो वो पहली बार जो है साहब से मिली जब वो एक ढेर में गोल्ड ढूंढ रहा था। गोल्ड का मतलब वही सारी चीज़ें जो हम लोगों के लिए अनयूज, मतलब हम लोगों का मतलब यहाँ पे ऐसे पर्सन्स जो वेल सेटल्ड हैं उनके लिए वो अनयूज्ड हो जाती हैं, तो वो फेंक देते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए वो गोल्ड के काम करती हैं। गोल्ड से कंपैरिजन किया गया, तो बिल्कुल सही बात है, वो गोल्ड ढूंढ रहा होता है। द रैक पिकर्स माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका एंड फाउंड अ सेटलमेंट इन सीमापुरी। ये भी सही बात है। जो वो रैक पिकर्स आए हैं वो ढाका से आए हुए हैं और वो सीमापुरी, दिल्ली का ये एक पेरीफेरी है, क्षेत्र है, वहाँ पे वो सेटल हो गए। ये भी सही है। साहब इज पोर येट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यही सही नहीं है, क्योंकि लास्ट में एक बार और वो ऑथर मिलती हैं उससे। तो इस बार देखती हैं कि वो अपने हाथ में एक कैनिस्टर पकड़े हुए होता है। तो वो पूछता है कहाँ ये क्या करने लगे तुम। तो बोला कि वो रिप्लाई देता है कि वो टी स्टॉल पे वर्क करता है, काम करता है। उसको वो खुश भी नहीं है अपने काम से, क्योंकि वो कहता है कि इससे पहले वो अपना रैक पिकिंग का जो काम करता था उसमें वो खुद का मालिक था, लेकिन यहाँ पे वो नौकर की तरीके से काम कर रहा है। जो कैनिस्टर है वो अब उसका नहीं है,
वो किससे बिलोंग करता है? वो जो टी स्टॉल का मालिक है उसका है। जबकि इससे पहले जो बैग वो पकड़ता था रैक पिकिंग के लिए, तो वो उसका खुद का होता था। तो वो पहले मालिक था खुद का, लेकिन अब वो नहीं रहा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है काम करके। नेक्स्ट है द ऑथर मेक्स ए प्रॉमिस टू साहब। जो ऑथर हैं वो क्या प्रॉमिस करती हैं साहब से? तो टू बिल्ड ए स्कूल फॉर हिम, उसके लिए स्कूल बनवाने को। टू गिव हिज गुड जॉब, उसको अच्छी नौकरी देने को। टू बाई क्लोथ फॉर हिम, उसके लिए कपड़े खरीदने को। टू बाई चप्पल्स फॉर हिम, उसके लिए चप्पल खरीदने को। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो क्या प्रॉमिस करती हैं उसके लिए? टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनवाने का प्रॉमिस करती हैं। भले ये फेक प्रॉमिस होता है, ये चीज़ भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो एक फेक प्रॉमिस होता है। फेक प्रॉमिस क्या मतलब? ऐसे ही वो बोल देती है, क्योंकि वो पूछती है कि क्या स्कूल नहीं जाते हो तुम? तो वो कहता है क्योंकि मेरे पास कोई मतलब आसपास एरिया में कोई स्कूल नहीं है। तो कहती है अच्छा मैं स्कूल बनवाऊँ तो क्या आओगे? तो कहता है बिल्कुल आऊँगा। फिर बाद में वो ऐसे ही मतलब बोल देती है फ्लो में, और मतलब एज ए फन या जो भी है। तो बाद में फिर वो लड़का जाता भी है, कहता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया है। मतलब तो वो एम्बैरस फील करती है कि अरे मतलब मैंने वो बात ऐसे ही बोल दी थी, लेकिन उस बात का मीन कितना बड़ा था इस लड़के के लिए। तो वो कहती है, ये भी कहती है कि ऐसे फेक प्रॉमिसेस कई लोग बनाते हैं इन लोगों के लिए, जो फुलफिल कभी नहीं किए जाते, केवल वो प्रॉमिसेस ही किया करते हैं। तो यहाँ पे टू बिल्ड ए स्कूल फॉर हिम हो जाएगा। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो पहला है द ऑथर एग्जामाइंस एंड एनालिसिस द इम्पोवरिश्ड कंडीशन ऑफ द मिडिल क्लास। दूसरा है साहब्स पेरेंट्स लेफ्ट द लाइफ ऑफ पॉवर्टी इन ढाका टू अर्न ए लिविंग इन दिल्ली। तो बिल्कुल सच है ये दूसरा। साहब पेरेंट्स लेफ्ट द लाइफ ऑफ पॉवर्टी इन ढाका, ढाका की गरीबी की जो जीवन था उसको छोड़कर ये लोग आए थे, और ये अब अपनी जीविका दिल्ली में कमा रहे थे। रैक पिकर्स डू नॉट हैव अदर आइडेंटिफिकेशन अदर दैन ए राशन कार्ड। बिल्कुल सही बात है, रैक पिकर्स के बाद राशन कार्ड के अलावा और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। क्योंकि जो रैक पिकर्स थे उनको पॉलिटिकल जो भी लीडर्स होते हैं वो सिर्फ एज ए वोटर कार्ड के रूप में यूज़ करते थे उनको। क्योंकि और राशन कार्ड उनके लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनको खाना मिल जाता था उससे, तो इसलिए वो उसको रखते थे। क्योंकि वो इतना गरीब थे, दुनिया में क्या हो रहा उन्हें कोई मतलब नहीं होता था, सिर्फ उन्हें 2 पल का खाना मिल जाए वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसलिए उनके पास सिर्फ राशन कार्ड था आइडेंटिफिकेशन के रूप में, और वो वास्तव में इलीगली रह रहे थे वहाँ पर। साहब इज़ अ रैग पिकर हुज नेम मीन्स द रूलर ऑफ अर्थ। साहब का नाम होता है रूलर ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट, जो नहीं ट्रू है वो है पहला, क्योंकि मिडिल क्लास की लाइफ के बारे में नहीं है ये। यहाँ पर जो ऑथर हैं वो मिडिल क्लास की कंडीशन को नहीं एग्जामाइन कर रही हैं। ये रैक पिकर्स हैं जो बहुत गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, डिप्रीव्ड पर्सन्स हैं सोसाइटी में, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है साहिब आलम न्यू दैट द मीनिंग ऑफ हिज नेम। साहिब आलम अपने नाम का क्या मतलब जानता था? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, किंग ऑफ द यूनिवर्स, मास्टर ऑफ यूनिवर्स, या ही डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ इट। तो वास्तव में वो अपने नाम का मतलब जानता ही नहीं था, क्योंकि ऑथर यहाँ पे कहती भी हैं कि वैसे तो उसके नाम का मतलब था साहिब आलम, मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का वो मालिक, भगवान, साहब। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो साहब है ही नहीं, उसके नाम में ही आयरनी थी, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। ही डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ इट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग रिफर्स टू। तो जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग वो किस चीज़ को रिफ़र कर रहा है ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला 1 मिनट, तो पहला है द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। दूसरा है फोर्स लेबर बाय द पुअर चिल्ड्रन। तीसरा है लॉस ऑफ द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। चौथा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जैसे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का ही मतलब है, स्प्रिंग वो सीज़न होता है जो हमें खुशियाँ देता है, और यहाँ पे ये उस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो बचपन होता है, उनकी बचपन की जो खुशियाँ होती हैं उसको लॉस कर दिया उन लोगों ने। क्योंकि एक बच्चे का बचपन क्या होता है, वो खेले खाए बिना किसी टेंशन के,
स्कूल जाए, पढ़ाई करे, लेकिन यहाँ पर उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको काम करना पड़ रहा था, उनको रैक पिकिंग का काम। उधर मुकेश को बैंगल मेकिंग में, बड़ी बड़े मिल्स कारखानों में, चूड़ियाँ बनाने में तो वो स्कूल में नहीं जाते थे और पढ़ाई लिखाई का ज़माना, खेलना कूदना तो उन सबसे बिल्कुल दूर थे। तो लॉस ऑफ द जॉय ऑफ चाइल्डहुड है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, साहेब वॉज नॉट वेयरिंग चप्पल्स। दूसरा, साहेब वॉज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। साहब गेव एक्सक्यूज दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग चप्पल डाउन फ्रॉम द शेल्फ। वन बॉय अमंग देम आस्क्ड फॉर शूज। तो इसमें जो सही होगा, जो इसके हिसाब से नॉट ट्रू पूछा गया, तो नॉट ट्रू हो जाएगा साहब वाज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब क्यों होगा ये, क्योंकि जैसे ये कहा गया साहब वाज नॉट वेयरिंग चप्पल, सही बात है, जब ऑथर उससे मिलती हैं तो वो चप्पल नहीं पहने होता है। वो पूछती हैं उससे तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो, नंगे पैर क्यों हो, तो वो एक्सक्यूज़ देता है कि मेरी चप्पलें ऊपर रखी हैं शेल्फ पे, जो कि मेरी माँ ने नहीं उतारी हैं, नहीं उठाई हैं, इस वजह से मैं नहीं पहने हूँ। तो दूसरा लड़का होता है जो अलग अलग तरीके के शूज़ पहने होता है, तो वो रिप्लाई करता है कि अगर इसकी माँ चप्पलें उतारती तब भी ये नहीं पहनता। तो इस वजह से वो फिर आगे एक्सक्यूज़ देते हैं कि उनके लिए चप्पल ना पहना एक ट्रेडिशन हो चुका था। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे लिखा साहब वाज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। साहब नहीं, वो दूसरा एक लड़का उनके साथ होता है, वो पहने होता है अलग अलग तरीके के शूज़। साहब गेव एक्सक्यूज दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग चप्पल्स डाउन फ्रॉम, अभी बता चुके, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। वन बॉय अमंग देम आस्क्ड फॉर शूज, और एक और लड़का होता है जो शूज़ मांगता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका दैट इज नॉट ट्रू, वो हो जाएगा साहब वाज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। नेक्स्ट है व्हाट डज साहब अर्न एट द टी स्टॉल। वो बाद में टी स्टॉल पे काम करने लगता है साहब, तब वो कितना उसे क्या अर्न करता है, तो ये फैक्चुअल है। 800 रुपीज़ एंड ऑल द मील्स बताता है। और जब वो राइटर मिलती हैं उससे, ऑथर मिलती हैं कि अब क्या करने लगे होते हैं, तो बताता है मैं वहाँ काम करता हूँ, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और खाना मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द रेफरेंस ऑफ विच प्लेस इज़ नॉट फाउंड इन द चैप्टर, किस प्लेस का रेफरेंस चैप्टर में नहीं मिलता है। तो पढ़ते हैं सीमापुरी एंड ढाका, दोनों का मिलता है। सीमापुरी वो दिल्ली के पेरीफेरी में आता है, ढाका का रेफरेंस मिलता है, सारे लोग जो रैक पिकर्स हैं वो वहीं से आए हुए हैं। फिर है उडुपी एंड दिल्ली, उडुपी का भी जिक्र मिलता है, दिल्ली का भी जिक्र मिलता है, दिल्ली का भी रेफरेंस दिया गया है। उडुपी वो प्लेस है जहाँ पर वो जब रिकॉल करता है कि इंसिडेंट को टेम्पल वाली मंदिर वाली प्रीस्ट की, कि वो एक बच्चा जो प्रे करता है चप्पल के लिए और मंदिर के सीढ़ियों के पास खड़ा होता है या शूज़ के लिए, तो उसको वो मिल जाते हैं। तो बांग्लादेश एंड हैदराबाद, तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना, बांग्लादेश का तो रेफरेंस मिलता है बट हैदराबाद का नहीं मिलता है, ठीक। फिर फिरोजाबाद है, उडुपी फिरोजाबाद तो बैंगल के लिए फेमस है, तो उसका भी मिलता है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, वो सी हो जाएगा, बांग्लादेश एंड हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद का रेफरेंस नहीं मिलता इसमें। नेक्स्ट है विच वन इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, नीचे एक चौथा ऑप्शन है उसको भी हम भी दिखा देंगे। पहला, साहब कन्फेसेस इन द स्टोरी दैट ही पिक्स रैक बिकॉज ही हैज नथिंग एल्स टू डू। साहब जो है कन्फेस करता है ऑथर के सामने कि वो इसलिए रैक पिकिंग करता है कि उसके पास कुछ करने को नहीं है उसके अलावा। दूसरा, अनीस जंग गिव साहब ए साउंड पीस ऑफ एडवाइस ऑफ गोइंग टू स्कूल। अनीस जंग जो है वो साहब को एक एडवाइस देती हैं कि वो स्कूल जाए, तो वो साउंड पीस नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, साउंड पीस नहीं होती है वो, केवल ऐसे ही है, अनइंटेंटली वो बोलती हैं, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। तो ये तो सही नहीं है बी। और सी है, अनीस जंग हैड एन इंटेंशन टू स्टार्ट ए स्कूल फॉर दीज पुअर रैक पिकर्स। अनीस जंग का इंटेंशन होता है उन पुअर रैक पिकर्स के लिए स्कूल खोलना, ये भी नहीं है, वो ऐसे ही बोल देती है। और फिर ये है आपका नीचे जो है, देयर वाज ओनली वन वेरी एक्सपेंसिव स्कूल इन द नेबरिंग एरियाज वेयर साहब लिव्ड। उनके एरिया में केवल एक ऐसा स्कूल होता है जो बहुत एक्सपेंसिव महंगा होता है। तो इसमें जो करेक्ट है, जो विच वन इज़ ट्रू है, वो ये है पहला, क्योंकि साहब कन्फेसेस इन द स्टोरी दैट ही पिक्स रैक बिकॉज ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू, इसी को वो कन्फेस करता है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच वन इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा सच है।
तो देखते हैं। द ऑथर आज द नेम ऑफ द रैक बिकॉज द वेरी फर्स्ट डे सी सा हिम सर्चिंग गार्बेज। ऑथर उन रैक पिकर्स से पहले ही दिन मिलती है जब वो गार्बेज सर्च कर रहे होते हैं। सॉरी, द ऑथर आज द नेम ऑफ द रैक पिकर द वेरी फर्स्ट डे सी सा हिम सर्चिंग गार्बेज। ऑथर जो है उन रैक पिकर से पहले ही दिन उनका नाम पूछती है जब वो गार्बेज में सर्च कर रहे होते हैं। दूसरा, साहब हैड मैनी फ्रेंड्स हु हैड शूज एक्सेप्ट हिम। साहब के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिनके पास शूज़ होते हैं, उसके अलावा केवल उसके पास ही शूज़ नहीं होते हैं, बाकी सबके पास शूज़ होते हैं, ये बताया गया। अनीस जंग डिड नॉट रिकॉग्नाइज एनी वन एल्स एक्सेप्ट साहब। अनीस जंग किसी अन्य को पहचान नहीं पाती हैं सिवाय साहब से, केवल साहब को ही पहचानती है और किसी को नहीं पहचान पाती हैं। या अनीस जंग हैज़ कंपेयर्ड दीज रैक पिकर्स विद बर्ड्स इन द स्टोरी। अनीस जंग इन रैक पिकर्स को बर्ड से कंपेयर करती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। अनीस जंग वास्तव में उन रैक पिकर्स को बर्ड से कंपेयर करती हैं, यही सच है। उसका रेफरेंस मिलता है। बाकी द ऑथर आज द नेम ऑफ द रैक पिकर्स द वेरी फर्स्ट डे वो उसका नाम नहीं पूछती हैं, उन रैक पिकर्स का नाम नहीं पूछती हैं, बाद में पूछती हैं। फिर साहब हैड मैनी फ्रेंड्स हु हैड शूज, ऐसा नहीं है, ऐसा केवल एक ही लड़के का वहाँ पे रेफरेंस आया जिसके पास शूज़, वो भी अलग अलग कलर के होते हैं, बाकियों के पास नहीं होते हैं। ये भी कहा गया नॉट रिकॉग्नाइज एनिमल साहब वो सभी को पहचान लेती हैं, ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एक और रेफरेंस मिलता है बाद में कि साहब जो है वो वहाँ पर जो है देखा करता है टेनिस प्लेयर्स को, तो एक बार उसको टेनिस शूज़ मिल जाते हैं, शायद वो उसे कोई गिफ्ट कर देता क्योंकि उसमें चेन होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं और भी हम कुछ बनाएंगे ऐसे करके, और वो भी करा देंगे। अभी 10 कराए हैं, 10-15 और 10 और करा देंगे इसी से। फिर इसका सेकंड पार्ट है, उससे भी करा देंगे। तो आप लोग देखते रहिए, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो। मतलब इसी तरीके का, क्योंकि चैप्टर हमें डिटेल में पढ़ना है, उसकी एक एक लाइन पढ़नी है, क्या पूछा जाता है, जब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से करिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।